सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम ज्ञान क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि जेएम 2022 के लिए सिलेबस है वो बहुत थोड़ा बहुत बदल चुका है। और स्पेशली अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिलेबस काफ़ी हद तक बदल चुका है। अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, और उन मेजर चेंजेस को कवर करते हुए हम आज से अपने यूट्यूब चैनल पर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज की। तो अगर हम आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो भी रेड कलर की जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, वो सारे की सारी चीज़ें नई ऐड हुई है। अगर हम डिटेल्ड डिस्कशन इसका करें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि ये ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन, बेसिक आइडियाज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ये जो यहाँ तक की चीज़ें हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये ऑलरेडी जेम के स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी पढ़ के चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है और ये मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं। इसके बाद चेन रिएक्शन से ऑलरेडी जेम की सिलेबस में ऐड थी, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिमोलिकुलर लेंडमान मैकेनिज्म, तो ये अब पहली बार जेम की सिलेबस में ऐड हुई है, तो इसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये नॉर्मली नेट का और गेट का टॉपिक रहता था। इसके बाद बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स, आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो रिएक्शन रेट्स है, ये पहली बार जेम में ऐड हुआ है और ये नेट गेट का है। तो हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उन उसमें इसको भी कवर करके चलेंगे। इसके अलावा कोलिजन थ्योरीज वगैरह आपकी ऑलरेडी जेम में सिलेबस में पहले थी। इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन एट सॉलिड सरफेस, ये भी पहली बार ऐड हुआ है और ये भी नेट गेट से ही इन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा एसिड बेस कैटलिस्ट भी इन्होंने नेट गेट से ऐड किया है। तो हम ओवरऑल सिलेबस को देख के ये बोल सकते हैं कि सिलेबस जो है वो नेट गेट का इक्वल हो चुका है आपके जेम के लिए। तो आपको अब उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना एक नेट और गेट के स्टूडेंट को पढ़ना होता है। इसके अलावा और कोई इसमें फर्दर चेंजेस नहीं है। तो आज से हम केमिकल काइनेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और हम जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ए टू जेड, सारा का सारा हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। और ये लेक्चर्स आईआईटी जेम, नेट और गेट तीनों के लिए बेनिफिशियल है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले तो कुछ लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि अगर आप सारे लेक्चर्स कंप्लीटली देख लोगे तो आपको बुक्स वगैरह रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ। जैसे कि कुछ बुक्स में आती है, एक तो हमारी इंडियन ऑथर है पुरी शर्मा पठानिया, उसकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। एक आती है KL कपूर, इसकी बुक आप पढ़ सकते हैं। एक आता है आपका लेडलर, ये स्पेशली आपको केमिकल काइनेटिक्स की बुक मिलेगी। एक आएगी आपकी संतोष कुमार उपाध्याय, अगर आप इनिशियली में इनको बुक पढ़ना चाहते हैं तो इनकी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, संतोष कुमार उपाध्याय। तो इनकी बुक्स आप अभी के लिए पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप लेक्चर्स कम्प्लीटली देख लोगे तो आपको बुक पढ़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उनके पीछे क्या मैकेनिज्म होती है। तो उन सारी चीज़ों की स्टडी के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी पड़ती है कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, बाकी किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी केमिकल रिएक्शन के दौरान कैसी है, टेम्परेचर कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग उसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर लिखे देखे तो कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। और हाँ, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोडेड मिल जाएंगे। प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, सेलेक्टिविटी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन के साथ कैसा इफेक्ट होगा। उसके अलावा उसकी कौन कौन सी साइड रिएक्शंस हो सकती है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें जवाब है वो केमिकल काइनेटिक्स देती है केवल। तो इसलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी होती है। अब अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में आगे, तो क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एग्जैक्टली केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो आपको रिएक्शंस की रेट के साथ रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना सिखाती है, या फिर कहे कि कोई भी रिएक्शन किस चीज़ के साथ कितना इफेक्ट डालेगी, कोई रिएक्शन फास्ट क्यों हो रही है, कोई स्लो क्यों हो रही है। तो बहुत सारे जवाब आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तो टोटल जो हमारी रिएक्शंस होती है वो होती है 3 टाइप की रिएक्शंस होती है हमारी। डिफरेंट काइंड ऑफ जो रिएक्शंस होती है हमारी वो होती है डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमारी होती है
तीन टाइप की होती है। पहली होती है हमारी थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, ये हमारी पहली टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं होती। तो अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवर नहीं होगी तो इसका मतलब है वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली। इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट को फेवर करेगी। अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवर नहीं करेगी तो इसका मतलब है वो रिएक्टेंट की साइड ही रहना पसंद करेगी, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। तो रिएक्शन होती है कि जो थर्मोडायनेमिकली तो फेवर करेगी, थर्मोडायनेमिकली तो फेवर कर जाएंगी, लेकिन एक और टर्म होती है काइनेटिकली, काइनेटिकली वो अनफेवरेबल रहेगी। तो काइनेटिकली वो अगर अनफेवरेबल रही तो काइनेटिकली अनफेवरेबल होने का मतलब है कि प्रोडक्ट ये फेवरेबल हो गई तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्या हुआ कि काइनेटिकली अनफेवरेबल है तो जो रिएक्शन की रेट है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, रिएक्शन की रेट है वो स्लो हो जाएगी, प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन स्लो बनेगा। अब आती है हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शंस क्या होती है कि आपकी थर्मोडायनेमिकली वो फेवर होंगी, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होंगी, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होंगी एंड काइनेटिकली वो हो जाएंगी, काइनेटिकली भी वो फेवरेबल हो जाएंगी, काइनेटिकली भी फेवरेबल। तो काइनेटिकली फेवरेबल होने के बाद क्या हो जाएगा कि उनमें प्रोडक्ट भी बनेगा। और काइनेटिकली से हमें हमेशा मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड्स वगैरह क्या होंगी। तो अगर वो रिएक्शन काइनेटिकली भी फेवरेबल हो गई तो इसका मतलब है कि वो होगी फास्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन अगर थर्मोडायनेमिकली भी फेवरेबल है और काइनेटिकली भी फेवरेबल है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट भी बनेगा और वहाँ पे रिएक्शन भी फास्ट होगी। अब इसके बाद बात करते हैं। तो आपने कई जगह पे डायरेक्ट पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ से निकलता है, तो वो एक जी की लेवल तक वहाँ से कोई सवाल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे कि आपका लेवल जेएम नेट कीट की ओर जाएगा तो आपको ये सवाल कई बार एग्जाम से पूछा जा सकता है, या फिर आपको इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहाँ से निकला। तो उसके लिए एक टर्म्स होती है हमारी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन है, कोई भी जो रिएक्शन है वो उसकी रेट कैसे निकालते हैं हम, रेट कहाँ से आती है, तो उसके लिए हमको ये ज़रूरी होता है। तो क्या होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आप इस लाइन को ढंग से सुनेंगे, या फिर कहें हम कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होती है वो उसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको बोल दिया, आपको ये जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो अगर हम जाई से यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें तो वो होता है कि चेंज इन एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन माइनस एन नॉट अपॉन न्यू, और ये न्यू यहाँ पर हम टर्म्स को डिफाइन करें तो एन हो जाएगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट, किसी भी रिएक्शन के दौरान रिमेनिंग अमाउंट, और एन नॉट हो जाएगा हमारा इनिशियल अमाउंट। और अगर हम बात करें आगे फर्दर न्यू, तो न्यू होता है हमारा स्टाइकोमेट्री। अब स्टाइकोमेट्री क्या होता है कि कई लोग स्टाइकोमेट्री को सही से समझ नहीं पाते और वो क्वेश्चंस को यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो उस गलती से बचाने के लिए मैं आपको पहले स्टाइकोमेट्री को डिफाइन कर देता हूँ कि स्टाइकोमेट्री किस हिसाब से, किस बेसिस पर बताई जाती है। तो मान के चलिए आपकी कोई रिएक्शन है E प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी। अगर ये आपकी एक रिएक्शन है तो इसमें जो ये रिएक्टेंट है ए एंड बी, इनकी स्टाइकोमेट्री हमेशा आपको नेगेटिव में लिखनी होती है, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन अगर हम बोले तो वो लगातार घट रही होती है। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन घट रही है, ये कम होते जा रहे हैं, तो इनकी स्टाइकोमेट्री हमेशा आपको नेगेटिव में रखनी है और इनकी स्टाइकोमेट्री आपको हमेशा पॉजिटिव में रखनी है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चलनी है, इसको आप ऐसा रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। इसके बाद अगर हम आपको एक डायरेक्ट में आपको एक चीज़ बताऊं तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन का। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर आप किसी भी रिएक्शन का उठा के देखोगे
तो वो सारे कम उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसका सबका सेम होगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। इज सेम फॉर एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ये मैंने डायरेक्ट बात क्यों बोल दी, ऐसा हवा में क्यों बोल दिया। तो ये हवा में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो एक्सप्लेन करने के पीछे ये है कि मान के चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान के चलिए कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है N2 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, नहीं NH3 यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल बैलेंस आपको खुद को करनी है। तो NH3 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके आपको मोल दिए हुए कि इसकी मोल दे दिए आपको 10 मोल मान के चलिए, इसके भी दे दिए 20 मोल और इसके मान के चलिए आपको दिए हुए 5 मोल। इसकी 5 मोल बन रहे हैं इससे, मतलब ये आपको इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपको दिया हुआ है कि ये जो आप केमिकल रिएक्शन दी हुई है और जो डाटा दिया हुआ है इससे प्रूव कीजिए कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो सेम होती है या नहीं होती। तो आप अगर खुद इसे सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, अदरवाइज मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपको सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन के तौर पे लिखना होता है। तो N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होती है। अब सबसे पहले अगर आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में करनी होती है रिएक्शन बैलेंस, और उसके बाद ये चेक करना होता है कि किसके कितने मोल से क्या बन रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले N2 का निकालना है, तो N2 के लिए मैं आपको बता दूँ कि N2 के लिए आपको ये चेक करना है कि N2 के लिए अगर आपको निकालना है तो N2 के लिए आपको ये चेक करना है कि ये जो 2 मोल ऑफ NH3 है, 2 मोल NH3 है, ये कितने मोल ऑफ N2 से बन रहे हैं, ये कितने मोल ऑफ N2 से बन रहे हैं। तो आपको जवाब आएगा 1 मोल N2 से हमारे 2 मोल ऑफ NH3 बन रहे हैं। उसके बाद जवाब आता है कि 1 मोल NH3 से कितने N2 बनेंगे, तो कि 1/2। तो अगर ऐसे आपको 5 मोल बनाने तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 5 बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5/2 दैट इज 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन चल रही थी तो उस टाइम पे 2.5 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट किए थे और NH3 बनाया था। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट जो N0 होता है वो हमारे पास 10 मोल दिया हुआ है और जो फाइनल अमाउंट हमारे पास N है वो हमको दिया हुआ है 10 माइनस 2.5 दैट इज 7.5। ये हमको गिवन है ऑलरेडी। अब इसके आगे बात करें हम न्यू की, तो न्यू में यहाँ पर सही से लिखना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यू जो भी होता है वो रिएक्टेंट का हमेशा नेगेटिव में लिखा जाता है, नेगेटिव स्टोइकियोमेट्री, तो -1। तो अब अगर हम इसका एक्सटेंट निकालें तो एक्सटेंट इजीली हमारा निकल जाएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारा दैट इज N माइनस N0 अपॉन P। N कितना है यहाँ पर 7.5 माइनस 10 अपॉन न्यू दैट इज न्यू की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 2.5। इसी तरह अगर हम यहाँ पर H2 का निकाल लें तो H2 का निकालने के लिए कुछ नहीं है, वही 2 मोल्स ऑफ जो हमारा H2 है, 2 मोल्स ऑफ NH3 है, वो कितने मोल्स ऑफ H2 कितने मोल्स ऑफ H2 से बन रहा है, तो वो 3 मोल्स से बन रहा है। उसके बाद NH3 की बात करें कि 1 मोल ऑफ NH3 से 1 मोल ऑफ NH3 कितने उससे बनेगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/2। अब ऐसे में अगर आपको 5 मोल ऑफ NH3 बनाना है तो उसके लिए कितने H2 की जरूरत पड़ेगी, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 7.5। इसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके आगे अगर हम प्रोसीड करें तो आपको N0 दैट इज इनिशियल अमाउंट ऑफ H2 कितना है 20 मोल्स। उसके बाद N कितना है, N आपको दिया हुआ है 20 माइनस 7.5 दैट इज 12.5। उसके बाद न्यू की वैल्यू अगेन ये रिएक्टेंट है तो आपको -3 लिखना है। अब अगर आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आपका इजीली आ जाएगा कि 12.5 माइनस 20 अपॉन -3 दैट इज अगेन 2.5। तो आपको जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपने कैसे भी करके उसको नेगेटिव रख दिया है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके बाद अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं
तो अब हमारे पास आता है NH3। तो NH3 का आई होप जितना मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप खुद NH3 का निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। NH3 में बस ये है कि स्टोइकोमेट्री है वो आपकी पॉजिटिव आएगी, स्टोइकोमेट्री पॉजिटिव रखनी है। और उसके बाद अगर आप इनिशियल एंड फाइनल को रखोगे तो ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव, तो ऑलरेडी वही उतना ही आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रेट ऑफ कन्वर्जन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से, जैसा कि हमने उस टाइम पे बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है ROR, दैट इज डी साई अपॉन डी टी, डी जाए अपॉन डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो चेंज इन एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है जो उस टाइम पे हमने लिखा था। तो अब यहाँ पर अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हम जाई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जाई की वैल्यू क्या थी, डी एन माइनस एन नॉट अपॉन न्यू अपॉन टी टी। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन न्यू डी एन अपॉन डी टी माइनस डी एन नॉट अपॉन डी टी, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एन नॉट होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। एन नॉट जो होगा हमारा ये कांस्टेंट होगा। अब एन नॉट कांस्टेंट क्यों होगा, एन नॉट कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल मोल्स वगैरह आपको जो भी दिए होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज थोड़े होंगे। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है, और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगर कुछ भी कांस्टेंट रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पर हमारा आ गया 1 डी एन ऑन टी, यहाँ से हमें ये मिलता है। अब आप बात करोगे कि एक एन क्या है, तो एन यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम कहें कि अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एन हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स, और ये एक तरीके से एक होता है अमाउंट। और अगर आपने आपको थर्मो में थोड़ा बहुत याद हो तो जो अमाउंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है एक्सट्रिंसिक। मतलब अगर आप जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो हर बार आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें रेट को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। इंट्रिंसिक हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी नीड टू डिफाइन द रेट इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक फॉर्म्स में हमको जो वो है निकालना पड़ेगा। इंट्रिंसिक फॉर्म में हमको निकालना पड़ेगा, ये हमारा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन हमें जो ये वाली दी हुई है दैट इज दिस, इसको हमें बी से डिफाइन करना पड़ेगा। इक्वेशन को हमें बी से, इक्वेशन डिवाइड बाई बी, इक्वेशन को हमें बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 अपॉन, यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ये आर के इक्वल होगा, तो डी जाए अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल आए, इसके इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन न्यू 1 अपॉन बी एंड डी एन अपॉन डी टी। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के रूल से आते हैं तो आप ये इजीली लिख सकते हो कि 1 अपॉन डी एन अपॉन वी डी टी। ये आप ऑलरेडी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, आप ये चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर। और ये लिखने के बाद आता है कि हम ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म्स आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, आप सही से याद करोगे तो ये होती है हमारी कंसंट्रेशन, दैट इज़ 1 अपॉन वी डी सी, दैट इज़ कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। ये यहाँ पर सी किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की भी हो सकती है, सी का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। तो ये आ गया हमारा एक तरीके से डिफरेंशियल रेट लॉ। यही डिफरेंशियल रेट लॉ आपने हमेशा पढ़ा होगा, आपने अब तक जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा। लेकिन आप आई होप आप पहली बार ये चीज़ें जान रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, क्योंकि अब आप एक मास्टर्स के लिए या फिर आपने मास्टर्स कर लिया तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल सी रिएक्शन लेके चलते हैं, तो उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे, दैट इज़ 2A + 3B कन्वर्टिंग इनटू 4C + T। इसकी अगर हम रेट्स वगैरह लिखेंगे तो इसकी रेट क्या होगी, इसकी रेट होगी स्टोइकोमेट्री, दैट इज
वन। अब ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्री हमेशा माइनस में होती है, दैट इज -1/2 डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। ऐसे ही -1/3 डी बी की कंसंट्रेशन डी टी। अब ये आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्री हमेशा पॉजिटिव होती है, तो डी सी अपॉन डी टी एंड ऐसे ही डी डी अपॉन डी टी। ये हमारी रेट आ गई इस कंप्लीट रिएक्शन की। अगर हम आगे बात करते हैं इस रिएक्शन की रेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह की, तो जस्ट अ सेकंड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, वो आपकी आएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन आएगी आपकी डी सी अपॉन डी टी एंड डी डी अपॉन डी टी। ये चीज़ें आई होप आपने 12th में पढ़ ली होगी एंड ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आई मीन। एंड रेट ऑफ डीकम्पोजिशन जो है, डीकम्पोजिशन वो आपकी आएगी माइनस की डी ए अपॉन डी टी एंड माइनस की डी बी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होती है, उसमें कभी भी आपको स्टोइकोमेट्री नहीं लिखनी है, गलती से भी स्टोइकोमेट्री नहीं लिखनी है, वो ओवरऑल रेट में लिखी जाती है। अगर आपको स्पेसिफाई दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ये है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये है, तो उसमें स्टोइकोमेट्री नहीं लिखती, उसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखना होता है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रेट हमेशा, रेट इज़ ऑलवेज a positive quantity, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रेट हमेशा पॉजिटिव कैसे होती है, क्यों होती है, तो उसके लिए आप इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट की रेट निकालें। जैसे कि हम यहाँ पर हम सी की रेट निकालेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/4 डी सी अपॉन डी टी, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रेट हो जाएगी इसकी 1/4 डी सी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर क्या होगा, टाइम चेंज हो रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब बात आती है सी की, तो सी की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, तो वो भी चेंज पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल हो गया पॉजिटिव। ये तो बात हो गई हमारी प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की क्या होगी कि जैसे कि रिएक्टेंट में आपने पढ़ी थी अभी 1/3 डी बी अपॉन डी टी। अब बात करें इसकी टाइम की, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव ही चेंज होगा, लेकिन बी में क्या होगा कि बी आपका होगा नेगेटिव में चेंज, बी की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन आगे ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि रेट जो होगी हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नो मैटर आपको कैसी कंडीशन या कैसी सिचुएशन दी हुई है। तो उसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो हम एक कुछ रेट लॉज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं रेट लॉ। तो सबसे पहला जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत जल्दी ही फेल हो गया था, इट मीन्स इसके ड्रॉबैक्स आ गए थे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके लिए इसके बारे में इतना खास पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बिना कुछ थ्योरी वगैरह के हम डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे आपको कोई एक रिएक्शन दी हुई है ए प्लस वी कन्वर्टिंग इनटू पी, प्रोडक्ट मान के चलिए, या फिर आप यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए आप सी लिख सकते हो। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट होती है, रेट आपकी रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मासेज प्रोडक्ट के जो एक्टिव मासेज होती है उनका प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है आपकी ए और बी, उनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की पावर स्टोइकोमेट्री ऑफ बैलेंस रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री ऑफ वैलेंस
बैलेंस रिएक्शन। जब आप रिएक्शन किसी को बैलेंस करके लिखोगे तो उसकी स्टोइकोमेट्री ऊपर चली जाएगी। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेट लिखेंगे तो रेट आ जाएगी आर इक्वल टू नहीं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए बी की पावर बी। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। अब बात करते हैं हम कि ये लॉ फेल क्यों हो गया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये तो निकाल लिया। तो अब इसके बाद आती है बात कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर हम जानते हैं कि ऑर्डर होता है कि जो रेट लॉ होता है, रेट जो हमें दी हुई होती है रेट की इक्वेशन, उसमें इसकी ये जो पावर्स होती है उसका एडिशन होती है रेट। तो अगर हम जैसे बात करके चले, एक रिएक्शन आपको ले लिए N2+3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करके चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी रेट लॉ इस लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी K इक्वल टू N2 की पावर 1 एंड H2 की पावर 3। और अगर इनका एडिशन करेंगे, आप इनका एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4। और ऐसा तो संभव है ही नहीं किसी भी चीज़ की, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर 0 से लेके 3 तक ही होता है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे रेट लॉ की, तो वो वाला जो रेट लॉ है वो हमेशा रिएक्टेंट की टर्म्स में ही होता है। तो मान के चलिए आपके पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी। अब आपके इस लॉ के जो अकॉर्डिंग जो रेट है वो आएगी आपकी ए टू पावर अल्फा प्लस बी टू पावर कंसनट्रेशन बीटा। आज जो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के बाद क्या आएगा, वो हो जाएगा ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों जो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में जो डिफरेंस है वो मेन और डिफरेंस है ये अल्फा और बीटा का। वो वाला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो आपकी पावर आएगी वो आएगी आपकी स्टोइकोमेट्री, जबकि ये वाला कहता है कि ये कोई भी अननोन नंबर है वो यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद बात करें तो ये जो है ये अल्फ़ा और बीटा, ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये आपके ए और बी में एंड मे नॉट बी इक्वल्स टू ए एंड बी, तो ये बात आपको एक याद रखनी है। अब ए और बी की कब इक्वल होगा और कब नहीं होगा, तो कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन आपको अगर दी हुई है, एलिमेंट्री रिएक्शन वाले केस में अल्फा इज इक्वल टू ए होगा और बीटा इज इक्वल टू बी होगा। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में अल्फ़ा ए के बराबर नहीं हो सकता, बीटा भी ए के बराबर बी के बराबर नहीं हो सकता। अल्फ़ा ए के बराबर हो सकता है, बीटा बी के बराबर नहीं हो सकता। अल्फ़ा ए के इक्वल नहीं हो सकता और बीटा बी के इक्वल हो सकता है। तो ये 3 केस वहाँ पर पॉसिबल है। अगर या तो अल्फ़ा ए के इक्वल होगा या तो अल्फ़ा ए के इक्वल होगा या बीटा ए की बी के इक्वल होगा। दोनों एक साथ इक्वल हो गए तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये जो रेट लॉ है ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है, यहाँ पर कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होता है। तो जो चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं होती, कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल होती है, उन्हें हम एम्पेरिकल रेट लॉ कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में बात करते हैं तो ये आपने ऑलरेडी काफ़ी जगह पढ़ लिए होंगे, तो इनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास एक रिएक्शन है N2+H2। N2+H2 जो रिएक्शन है उसमें अगर आप N2 को O2 से या N2 को आप Fe किसी से भी चेंज कर दोगे तो वो वाली रिएक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और फिर वो फर्दर ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी जैसे वो पहले कर रही थी। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि आप अगर रिएक्टेंट को चेंज कर दोगे, रिएक्टेंट के नेचर को चेंज कर दोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज डेफिनेटली हो जाएगी। दूसरी हम फैक्टर की बात करें तो कंसंट्रेशन। जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हो कि ये जो रेट लॉ होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है और कंसंट्रेशन पर ही होता है डायरेक्टली। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्टेंट की बढ़ेगी वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तीसरा जो फैक्टर करता है वो होता है टेम्परेचर।
टेम्परेचर का सिलेबस, टेम्परेचर पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, वो पूरा का पूरा एक नया टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, और वो इस बार जेम में इंक्लूड हो चुका है। तो उस वाले को हम एक अलग से डिफाइन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ये याद रख लीजिए कि तब तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगी। चौथा टॉपिक, अगर हम चौथा जो है तो हम बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने मोस्टली लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट केवल और केवल, कैटलिस्ट जो होते हैं वो केवल और केवल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जबकि नेगेटिव जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट की रिएक्शन को घटा देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। 5वें नंबर पे आता है सरफेस। सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कई रिएक्शंस को देखा होगा जहाँ पर हम पीटी पीडी को डालते हैं। पीटी पीडी क्या करते हैं, एक सॉलिड होते हैं जो कि जो गैस होती है उसको सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये काम होता है एक सरफेस का मेन। तो क्या होगा कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस उतनी ही ज़्यादा वो गैस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे सरफेस बढ़ता है, जैसे जैसे सरफेस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और छठा और लास्ट अगर हम चेक करें तो प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या होता है, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस होती है फोटोकेमिकल, जो कि कुछ रिएक्शंस होती है फोटोकेमिकल जो कि केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। कुछ रिएक्शंस होती है थर्मल, वो भी केवल लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ऐसी रिएक्शंस रेट हमेशा लाइट की प्रेजेंस में बढ़ेगा, तो इसलिए उनकी रेट बढ़ जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने आज की क्लास में पढ़े, बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपको इस टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे ऐसी वीडियोज़ मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।